8:15 बजे कुछ लोगों को एक B-29 बॉम्बर से एक छोटी सी चीज नीचे आती हुई दिखाई दी। उनको किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था जिस बॉम्ब को वो नीचे आते हुए देख रहे हैं वो है क्या। 43 सेकंड्स तक ये बॉम्ब एक फ्री फॉल में होता है। हिरोशिमा के बिल्कुल सेंटर में 2000 फीट ऊपर ये बॉम्ब विस्फोट होता है। दुनिया के सबसे बड़े टॉप लेवल के साइंटिस्ट ने मिलकर आविष्कार किया सूरज से भी तेज एक चमकता, सभ्यता से भी बड़ी एक गरज का। इस एक पल में मानव जाति ने अपने अस्तित्व को मिटाने की शक्ति रच दी थी। आज तक बहुत सारे आविष्कार हुए हैं मानवता को आगे बढ़ाने के नाम पे, पर इस एक टेक्नोलॉजी ने आते के साथ ही 2 लाख लोगों को तुरंत इस धरती से खत्म कर दिया। पैसिफिक ओशन में गहरे समंदर के बीच काम हो रहा था एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पे, जहां 1,40,000 लोगों के साथ एक नई सिटी बनाई गई, जहां निर्माण हुआ एटम्स की विरासत का न्यूक्लियर बॉम्ब। आइए थोड़ा डीप डाउन चलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के इतिहास में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाना चाहते थे। उनका कहना था वो एक ऐसा ग्रेटर एशिया बनाएंगे जो कि यूनाइटेड हो, पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। वो भी बाकी सारी कॉलोनाइजर्स की तरह जमीनों पे कब्जा करके वहां के रिसोर्सेज को यूज करते थे ताकि वो और ज्यादा मुनाफा कमा सके और अपनी डिक्टेटरशिप तानाशाही को आगे बढ़ा सके। इसी दौरान अमेरिका, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से दूर था, पर अमेरिका एक तरफ हिटलर को देख रहे थे जो यूरोप के एक के बाद एक देश पे कब्जा किए जा रहा था, और सेम जापान भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर एक ग्रेटर एशिया बनाने के सपने में जुट चुका था। सिचुएशन को देखते हुए यूएस कुछ इकोनॉमिक एक्शंस लेने की सोचता है जापान के खिलाफ, बिकॉज अमेरिका स्टार्टिंग से ही एक पावरफुल देश रहा है। उनका मानना था उनके कुछ इकोनॉमिक एक्शन लेने से शायद जापान शांत बैठेगा और अपने एक्सपेंशन को कम करेगा। कॉपर, आयरन, स्टील पे पहले रोक लगाई जाती है और फिर ऑयल को भी एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया जाता है, जबकि 80% ऑयल जापान में अमेरिका से आता था एंड जापान कंप्लीट डिपेंडेंट था अमेरिका पे ऑयल के लिए। एंड उनके लिए ऑयल एक बहुत एसेंशियल रिसोर्सेज में आता था, पर उसके बाद भी जापान अमेरिका की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बल्कि यही जापान एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। जापान ऑयल की नीड में उनके सबसे पास अमेरिका के कुछ अलायंस देशों पे हमला करने का प्लान बनाता है, जिसमें उनको पता था अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो यूएस भी इस वॉर में आ जाएगा। एंड डीप डाउन उनको पता था कि अमेरिका उनसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो डायरेक्टली अमेरिका से वॉर नहीं करना चाहते थे। इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जापान प्लान करता है अमेरिका के पर्ल हार्बर मिलिट्री बेस पे अटैक करने का, बिकॉज उनका मानना था अगर वो चुपचाप जाके अमेरिका के शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो अमेरिका हमसे कैसे वॉर करेगा। पर ये उस टाइम की उनकी सबसे एक बड़ी गलती थी। जापान पर्ल हार्बर बेस पे अटैक करता है, 2000 मिलिट्री सोल्जर्स मारे जाते हैं, 19 नेवी शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। यहीं अमेरिका फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 में आ जाता है और जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। काफ़ी लंबी ये वॉर चलती है। लगभग 4 साल बाद अमेरिका ने देखा जापानीज एम्परर ने वहाँ के लोगों को इतना हाईली ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो सुसाइड बॉम्बिंग भी करते थे। वो अपने एयरक्राफ्ट्स को शिप्स में जाके क्रैश करा देते थे और अपनी जान दे देते थे। इसी बीच अमेरिका को एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही थी जब उन्होंने ओकिनावा आइलैंड पे अपनी पूरी आर्मी के साथ ऑन ग्राउंड जाके अटैक किया, तो उन्होंने देखा कैसे एक एक जापानीज अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा है और हार मानने का कोई नाम ही नहीं। अमेरिका ने बैटल ऑफ ओकिनावा जीत तो लिया, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। 12,000 यूएस मिलिट्री सोल्जर्स मारे गए, 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हो गए, 1,10,000 ओकिनावंस मारे गए, जो कि उस वक्त बहुत ही बड़ा लॉस था। ओकिनावंस की 1/4 पॉपुलेशन उस आइलैंड से खत्म हो गई थी।
अमेरिका ने देखा ऐसे अगर वो अपना ऑपरेशन डाउनफॉल चालू रखेंगे तो पता नहीं कितने यूएस मिलिट्री सोल्जर्स मारे जाएंगे एंड वॉर किस रूप में एंड होगा किसी को पता नहीं था। थोड़े टाइम बाद किसी रीजन से अमेरिकन प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है एंड वाइस प्रेसिडेंट ट्रूमन पे जिम्मेवारी आती है इस वॉर की। ट्रूमन किसी भी रूप में इस वॉर को बंद कराना चाहते थे एंड जापान से एक कंप्लीट सरेंडर की डिमांड करते थे। इसी के चलते उन्हें एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है जिसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यहाँ वर्ल्ड के टॉप लेवल के साइंटिस्ट मिलकर बना रहे थे पूरी दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब। जैसे ही उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है वो अपना पूरा सपोर्ट साइंटिस्ट को दे देते हैं और एक नई सिटी बनाई जाती है जहां 1,40,000 लोगों के साथ मिलकर आविष्कार होता है इस न्यूक्लियर बॉम्ब का। एंड वो दिन आता है जब इस बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट इकट्ठे होते हैं इस बॉम्ब की टेस्टिंग को देखने के लिए, पर जैसे ही बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है सभी लोगों के बहुत अलग अलग रिएक्शंस निकल के आते हैं। कुछ साइंटिस्ट रोने लगे तो कुछ हंसने लगे, कुछ बिल्कुल शांत पड़ गए थे। पर हैरी ट्रूमन को अपना सॉल्यूशन मिल गया था। उन्होंने तुरंत डिसाइड कर लिया था इस बॉम्ब को जापान में गिराया जाएगा। हाई ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करी जाती है जिसमें डिसाइड होता है जापान को एक लास्ट वार्निंग देने के लिए। पर इस वार्निंग में कहीं से कहीं तक भी न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया था, बस एक एटर्नल डिस्ट्रक्शन के साथ वार्न किया गया था। जापानीज एम्परर ने इस लास्ट वार्निंग को भी रिजेक्ट कर दिया एंड फाइनली 3 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा। बॉम्ब का वजन 4.5 टन है, इसकी लंबाई 10 फीट है। एक हाई लेवल प्राइवेसी मेंटेन करी जाती है। इस बॉम्ब को एक अननोन बॉम्ब बोलकर B-29 बॉम्बर में लोड करवाया गया। अभी किसी को इस बॉम्ब के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्लेन के कैप्टन को अभी कोई कमांड नहीं मिली है कि इस बॉम्ब को कहाँ गिराया जाएगा। रात 2 बजे ये B-29 बॉम्बर अपनी उड़ान भरता है और अमेरिका यहाँ क्लेम करता है हम नाजी जर्मनी एलाय जापान के साथ अपना वॉर समाप्त कर देंगे। 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे हैं। हिरोशिमा में 3.5 लाख लोगों के लिए वो एक रोज की तरह सुबह थी। चमकती धूप, नीला आसमान, लोग अपने घरों से निकलकर अपने काम पे पहुंच रहे थे। रास्तों में काफी भीड़ थी। बच्चे अपने स्कूल पहुंचकर प्रेयर कर रहे थे। वॉर सिचुएशन की वजह से अब हर कोई फाइटर्स प्लेन्स देखने का आदी हो चुका था। उन्हें आसमान में उड़ते चांदी के B-29 बॉम्बर से कोई दिक्कत नहीं थी। 8:15 बजे कुछ लोगों को एक B-29 बॉम्बर से एक छोटी सी चीज नीचे आती हुई दिखाई दी। उनको किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था जिस बॉम्ब को वो नीचे आते हुए देख रहे हैं वो है क्या। 43 सेकंड्स तक ये बॉम्ब एक फ्री फॉल में होता है। हिरोशिमा के बिल्कुल सेंटर में 2000 फीट ऊपर ये बॉम्ब विस्फोट होता है। एक झटके में 70,000 लोग भाप में बदल जाते हैं और उनकी एक काली परछाई जमीनों पे छप जाती है जो कि आज तक भी देखने को मिलती है। ब्लास्ट के बाद बचे योशितो खत्म हुए शहर को देखकर कुछ तस्वीर लेने की सोचते हैं। वो बताते हैं जैसे ही वो घर से निकले 20 मिनट तक वो कोई भी तस्वीर नहीं ले सके। फिर उनको याद आया और उन्होंने ये 3 तस्वीर ली जो आप अभी देख सकते हो। जो लोग सरवाइव कर जाते हैं इस धमाके को वो बताते हैं सबसे पहले एक बहुत तेज सफेद रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। उसके बाद एक इतनी भयानक आवाज सुनाई दी जिससे बहुत सारे लोग परमानेंट बहरे हो गए। लगभग 4000 डिग्री के तापमान की वजह से लोग हवा में भाप बन गए। उनकी काली परछाई जमीनों पे छप गई थी और ये काली परछाई आज 2025 में भी देखने को मिलती है हिरोशिमा में। जैसे ही लोग कुछ समझते यहाँ हुआ क्या, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शॉक वेव्स और हरिकेन ने लगभग 60,000 बिल्डिंग्स और घरों को तबाह कर दिया। ऐसी शॉक वेव्स जनरेट करी जिससे सब कुछ हवा में उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा पूरा आसमान काला हो चुका था। जो चमकती धूप निकली थी कुछ समय पहले, मशरूम फायरबॉल ने लगभग पूरे आसमान को काला कर दिया था। जो लोग बचे उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। एक पल पहले सब सही था लेकिन एक झटके में सब खत्म हो गया। पूरा हिरोशिमा शहर डिस्ट्रॉय हो गया था और कुछ भी पहले जैसा नहीं था।
ब्लास्ट के बाद शहर अब शहर बचा ही नहीं था, एक फ्लैट कब्रिस्तान बन चुका था जहां हर तरफ बस जैसे मौत अपना खेल दिखा रही हो। सर्वाइवर्स का बहुत बुरा हाल था। 3rd डिग्री बर्न्स की वजह से सब लोगों की खाल मोम की तरह बॉडी से टपकने लगी थी। ब्लाइंडनेस, हेयरिंग लॉस और बहुत ही कम लोग थे जिनके सारे बॉडी पार्ट सेफ थे। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें। न्यूक्लियर बॉम्ब ने किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। 90% हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, जो कि आमतौर पे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं किसी भी इमरजेंसी में, वो भी यहाँ नहीं हो पाया। ऐसी तपती सिचुएशन में सब लोग बहुत प्यास से पागल हो रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश हुई और लोगों को थोड़ी सांस आई कि अब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, पर ये कोई आम बारिश नहीं थी। हजारों टॉक्सिक गैसेस और केमिकल्स की वजह से क्लाउड्स फॉर्म हुए और काले रंग की बारिश हुई, बिल्कुल ग्रीस की तरह। जिन भी लोगों ने अपनी प्यास बुझानी चाही वो भी उस वक्त दुनिया से चले गए। टोटल 1,40,000 लोग हिरोशिमा में मारे गए बाय द एंड ऑफ 1945। रेडिएशंस के कारण बाद में बहुत सारी जानें गई, जो कि लगभग ब्लास्ट के इम्पैक्ट से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, ये कारण था फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के पीछे। ऐसे अमेरिका बन गया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर देश जिन्होंने बॉम्ब को इन्वेंट किया और उसे यूज़ भी कर लिया। जापानीज एम्परर खुद इतना ब्रेन वॉश थे, उन्होंने इस हादसे के बाद भी मिलने से मना कर दिया कि कौन सी बड़ी बात हो गई है, एक बॉम्ब ही तो गिरा है, कोई सरेंडर नहीं होगा। जापान के लोग अपनी आर्मी और डिक्टेटर के सामने बेबस थे, उनका दर्द कोई नहीं समझ पाया। इस चीज को सुन के अमेरिका ने 3 दिन बाद एक और न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी में गिरा दिया। इस बॉम्ब को नाम दिया गया फैट मैन, जो हिरोशिमा पे गिराए बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल था। पर यहाँ हिरोशिमा से कम नुकसान हुआ। 40,000 लोग मारे जाते हैं। कैजुअलिटीज यहाँ कम इसलिए हुई बिकॉज फर्स्ट बॉम्ब के बाद लोगों को मेन शहर से हटा दिया गया था और नागासाकी में पहाड़ियाँ होने के कारण भी यहाँ तबाही कम हुई। हिरोशिमा फ्लैट था, इसलिए वहाँ ज़्यादा रेडियस में इम्पैक्ट देखने को मिला। लगभग 2 लाख लोग मारे जाते हैं इन 2 बॉम्बिंग्स में। फाइनली जापान सरेंडर कर देता है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है इस रूप में। आज के दिन अगर आप इन दोनों शहरों में जाओगे तो सब कुछ रिस्टोर हो चुका है, कुछ प्रिजर्व्ड प्लेसेस को छोड़कर, पर जो भयानक मंजर वहाँ हुआ उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एक सवाल जो बहुत उठता है और आज तक भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, आखिर क्या ये बॉम्बिंग ज़रूरी थी? अमेरिका ने कभी इन बॉम्बिंग्स के लिए गिल्ट नहीं दिखाया और सॉरी नहीं बोला। उनका ये मानना था उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वो अपना ऑपरेशन डाउनफॉल ऑन ग्राउंड चालू रखते तो 10 साल उन्हें लग जाते और 1 मिलियन यूएस सोल्जर्स मारे जाते और वॉर किस रूप में एंड होता किसी को कोई पता नहीं था। अमेरिका ने 2 लाख लोगों की जान को चुना 10 लाख यूएस सोल्जर्स की जान के बदले। इन बॉम्बिंग्स के बाद इंसानों को पता चला इस भयानक रूप का, और आज तक तो न्यूक्लियर बॉम्ब का कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ है, पर क्या कभी होगा भी नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों अभी हमने जो देखा सुना वो इतिहास था। आज के समय में ये टेक्नोलॉजी कहाँ है आप सुनकर हैरान हो जाओगे। वीडियो के शुरू में जो आपने ये मिसाइल देखी वो यूएस मिलिट्री की बनाई गई सबसे पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल्स में से एक है, जिसका नाम है ट्राइडेंट 2। ये एक सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है जिसका वजन 59,000 केजीज होने के बाद भी ये पूरी अर्थ पे कहीं भी ट्रैवल करके अपने सेट टारगेट को 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस एक मिसाइल में 8 न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंस्टॉल्ड होते हैं जिन्हें वॉरहेड्स बोला जाता है, और ये वॉरहेड्स अलग इसलिए हैं ताकि ये अलग अलग लोकेशंस पे और ज़्यादा तबाही कर सकें। इस मिसाइल के एक सिंगल वॉरहेड की तबाही का अंदाज़ा आप ऐसे लगाओ, हिरोशिमा पे गिराए लिटिल बॉय बॉम्ब की क्षमता लगभग 15 किलोटन TNT थी, जो कि एक सिंगल वॉरहेड 475 किलोटन TNT तक होता है, और ऐसे 8 वॉरहेड्स इस मिसाइल के फ्रंट में इंस्टॉल किए जाते हैं जो कि एक साथ भी किसी लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। मिसाइल में एक हाईली एडवांस नेविगेशन विद GPS इंस्टॉल्ड होता है जो कि इस मिसाइल की एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद इसको रोकना पॉसिबल नहीं है किसी भी रूप में। अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब को लेके इतना एक्साइटेड रहता है। 1989 में जब उन्होंने इस मिसाइल का डिज़ाइन कंप्लीट किया, अब तक इसे 215 बार टेस्ट भी कर चुका है, जिसमें 207 सक्सेसफुल भी रहे हैं। इसके धमाके से निकले फायरबॉल लगभग 10 किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है,
जो कि उस रेडियस में सब चीज़ों को भाप में बदल सकता है। एंड 20 किलोमीटर तक लोगों को 3rd डिग्री बर्न्स होंगे, जो कि जान लेने के लिए काफ़ी है। लगभग 30 लाख लोग एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। और याद रखें, ये सिर्फ एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल की क्षमता है। जो सबमरीन इस ट्राइडेंट 2 मिसाइल को लोड करके चलती है, वो ऐसी 24 ट्राइडेंट मिसाइल्स को कैरी करने की क्षमता रखती है, जो है यूएस की सबसे बड़ी एक ओहायो क्लास मिलिट्री सबमरीन। और ऐसी 14 एक्टिव ओहायो क्लास सबमरीन्स ओशन में घूम रही हैं, जिसमें लगभग 300 ट्राइडेंट 2 मिसाइल्स लोड हो सकती हैं। हिरोशिमा पे गिराए बॉम्ब से ये एक सिंगल मिसाइल 250 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और ये मिसाइल पूरी तरह से एक्टिव है पेट्रोलिंग के साथ। जैसे ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी डॉक्यूमेंट्री में हमने अमेरिका की इस मिसाइल की बात इसलिए की बिकॉज वहीं से इस न्यूक्लियर बॉम्ब की शुरुआत हुई है। बट पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल रशिया के पास है, जिसका नाम है RS-28 सरमैट, जिसे वो सेटन 2 भी बोलते हैं। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर ट्रैवल करके 50 मेगाटन्स ऑफ TNT तक की तबाही ला सकती है। इस मिसाइल को अंडरग्राउंड स्टोर किया जाता है एंड पूरी अर्थ पे 30 मिनट के अंदर ये कहीं भी अपने सेट टारगेट को ढूंढकर उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। एंड ये मिसाइल लगभग 15 वॉरहेड्स को कैरी कर सकती है। सितंबर 2023 में इसको प्रॉपर ऑपरेशनल कर दिया गया था। आज ऐसी 9 कंट्रीज हैं जिनके पास प्रोसेस है न्यूक्लियर वेपन का। रशिया और अमेरिका के पास 5,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। एक चीज़ अगर आप यहाँ देखो तो पूरे धरती पे 90% से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब इन्हीं दोनों देश के पास है। और इनफैक्ट रशिया के बारे में कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया है, अगर उनके देश पे कभी कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से स्ट्राइक कर देता है और रशिया पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वहाँ पे एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जो कि डिटेक्ट करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब को और अपने मेन हेडक्वार्टर से संपर्क करेगा। और अगर उसका मेन गवर्नमेंट से कोई संपर्क नहीं होता है तो वो पूरी धरती पे अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को जगह जगह गिरा देगा और पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इवन आज के टाइम में इंडिया के पास भी 150 से 180 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। पर क्या सिर्फ यही असली सच्चाई है इस न्यूक्लियर बॉम्ब की? इसी रेस के चलते यूएस ने 1952 में एक और ऐसा बॉम्ब तैयार कर लिया था जिसको थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बोला जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉम्ब। जब नवंबर 1952 में पहली बार इस बॉम्ब को टेस्ट किया गया तो अमेरिका के भी होश उड़ गए इस बॉम्ब की तबाही को देखकर। वो आप ऐसे समझो, एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर एक हाइड्रोजन बॉम्ब पूरे नेशन को ख़त्म कर सकता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ विनाश और प्रलय ही ला सकती हैं और इस मानवता को ख़त्म कर सकती है। मेरा सवाल बस ये छोटा सा है, क्या रीज़न है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है वो क्यों इसको एक्सपैंड करे जा रहे हैं? और इस चीज़ से आप देखो, जापान में 2 लाख लोग अपनी बची पूरी ज़िंदगी को खो बैठे। वहाँ फैमिलीज़ थी, उनके सपने थे, उनका क्या हुआ? 95% नॉर्मल मेरे और आप जैसे आम लोग थे और हमारा ही जीवन खत्म हो जाता है। जब ये ब्लास्ट पहली बार हुआ तब से आज तक कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं हुआ है, पर क्या कभी आगे होगा भी नहीं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। अगर नहीं होना होता तो जिसने इस भयानक चीज़ को बनाया और इसे यूज़ किया वो तो अब इस दुनिया में है भी नहीं, पर ये तो है और इसके नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आप भी इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, पर कोई कुछ भी कहे, वॉर कहीं से कहीं तक कोई पीसफुल सिचुएशन नहीं ला सकता। और दोस्तों, ऐसे गलत डिसीजंस जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जो हुआ, इनको रोकना चाहिए। बिकॉज एट द एंड आम इंसानों को ही हर चीज़ से गुजरना पड़ता है, एंड जो ना कोई वॉर चाहते हैं और ना ही अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाना। अक्सर ऐसी लीडर्स की वजह से कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जो कभी भी लाइफ में भुला देना पॉसिबल नहीं होता। जापानीज़ लोग आज भी जब उस मोमेंट को याद करते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं उन प्रिजर्व चीज़ों को देख के। एंड उन जापानीज़ लोगों के लिए बनाई ये भयानक चीज़ आज इस कदर है पृथ्वी पे, जो कि किसी दिन खुद इस पृथ्वी को ख़त्म कर सकती है। जिन्होंने इसे बनाया उनकी सोच कुछ और थी, आज कुछ और है, पर कल कुछ और भी होगी। और ये जब भी यूज़ होगा सिर्फ मानवता को नुकसान देने के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ वो दिन कभी ना आए जब इस चीज़ को दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत पड़े और पूरी दुनिया पीसफुली जीती रहे। थैंक यू।